इलाके में खामोशी छाई हुई थी। आधी रात को मस्जिद का लाउड स्पीकर गूंज उठा। भाई ये कौन सी नमाज का वक्त है? बिस्तर में सोए लोग चौंक कर घड़ी देखने लगे, मगर लाउड स्पीकर से आजान नहीं, एक हुक्म दिया जा रहा था। सबको घरों से निकलकर एक ग्राउंड में जमा होने का कहा जा रहा था। वहां आकर जब इन जबरदस्ती के तमाशाइयों ने नजरें उठाई तो उनकी नींद भाप बन के उड़ गई, खून जैसे रगों में जमने लगा। वैसे तो ये लोग एक से बढ़कर एक खौफनाक मंजर देखने के आदी थे, लेकिन ये सीन देखकर वो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गए। ग्राउंड में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मगर ठहरिए, वो फुटबॉल नहीं थी। पूरा फिल्मी सीन था, मतलब उसके को फुटबॉल बना के खेला गया। ये वीडियोस सामने आई हैं। कैसे उसकी लाश किए गए, एक गधा गाड़ी जैसी प्लेटफॉर्म पे रखकर उसको घुमाया गया, फिर उसका गया, उसके साथ एक खेल खेला गया और फिर उसके लाया गया और राख को फेंक दिया गया। जो लड़के थे जिन्होंने अरशद पप्पू को मारा था वो तरियाक के नशे में थे। एक दहाई तक शहर में दहशत फैलाने वाला अरशद पप्पू तो अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन उसकी मौत ने कई सवालों को जन्म दिया। पप्पू को किसने अगवा करके उज़ैर के हवाले किया था? क्या इस कत्ल का कोई सियासी पहलू भी था? क्या पुलिस भी इस गंदे खेल में इन्वॉल्व थी? उज़ैर के खिलाफ गवाही के मौके पर पप्पू की बीवी और बेटे को किसने गायब किया? और फिर इस केस में बरी अफसरान को नामालूम अफराद ने किसके कहने पे कत्ल किया? सवाल बहुत हैं मगर वक्त बहुत कम, इसलिए रेडी हो जाएं, जवाब की तलाश में हमें लियारी जाना होगा। आपने ब्रिटिश सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स देखी है? कैसे मुख्तलिफ गैंग्स का इलाकों पे कब्जा होता है और वहां जुराइम का बाजार गर्म होता है। ऐसा ही कुछ 80s में शहर के सबसे पुराने इलाके लियारी में हो रहा था। 10 लाख आबादी का यह गरीब इलाका फुटबॉल, बॉक्सिंग, डांस और मार्शल आर्ट्स ही नहीं, असलहा, मुंशियात, अगवा और स्मगलिंग के लिए भी मशहूर रहा है। एक दौर में तो ये जंगज़दा इलाका मालूम होता था, बिल्कुल वजीरिस्तान जैसा। अच्छा, मजीद आगे बढ़ने से पहले आप जान लें कि इस एक्शन थ्रिलर में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, और भाई हमें पता है इतने नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, आसान किए देता हूँ। ये नीले रंग में लियारी का इलाका बगदादी है। यहाँ इन दिनों दादल का राज था। भत्ते से लेकर मुंशियात तक हर धंधा खूब चमक रहा था। ऐसे में दो और किरदारों ने लियारी में पैर जमाए। मैं बात कर रहा हूँ हाजी लालू और बाबू डकैत की। हाजी लालू और उसके 7 बेटों की शेरशाह कब्रिस्तान पर धाक जमी थी और बाबू डकैत कलरी के आसपास सरगर्म था, लेकिन फिर इसी हदबंदी की वजह से कई हदें पार हो गई। बाबू डकैत ने दादल को कत्ल कर दिया। दादल का बेटा बदले की आग में जलने लगा। अंदाजा लगाएं कि महज इस शक पर कि इसकी मां के बाबू डकैत से ताल्लुकात हैं, उसने अपनी पैदा करने वाली को भी ना बख्शा और कुछ ही अरसे बाद बाबू डकैत को मारकर बाप के कत्ल का बदला ले लिया। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। इसके बाद लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बहुत जल्द लालू का बेटा अरशद पप्पू और रहमान बलोच जुराइम की दुनिया पर राज करने लगे। तो उसके बाद रहमान और ये सब मिल के, यासिर अरफात, पप्पू मिल के ये सब इस कारोबार को देख रहे थे और इनका जो मतमे नज़र था वो ये था कि हम जॉइंट वेंचर के तौर पे इसको एक कुव्वत में होकर चलाएं ताकि बाकी ग्रुप्स के साथ हम लड़ सकें। कुछ अरसे तक तो ये पार्टनरशिप चली, मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद दोनों ने हमेशा के लिए राहें जुदा कर ली। जब हाजी लालू के पास अब्दुल रहमान बलोच के कुछ पैसे जमा हो गए जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए थे, तो हाजी लालू से उसने तकाजा किया रहमान ने कि मुझे मेरे पैसे दिए जाएं। तो ज़रा ये बताते हैं कि हाजी लालू ने जो है वो रहमान को गिरफ़्तार करा दिया। जब वो गिरफ़्तार हुआ तो फिर उसके बाद रहमान को जो है वो पेशी पर ले जाया गया। पेशी पर जाने के दौरान उसको B क्लास दी गई और रहमान को जो है वो फिर वहाँ से उसने सिटी कोर्ट से फ़रार हो गया। पहली बार फ़रार होने के बाद रहमान ने जो है वो जुर्म की दुनिया में दोबारा कदम रखा और फिर जो है वो तेज़ी से मकबूलियत हासिल की और अपना खुद जो है वो गैंग इस्टेब्लिश किया। कल के दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे। पप्पू गैंग अब रहमान गैंग के मुकाबिल खड़ा था। साथ मरने की कस्में खाने वाले अब एक दूसरे की लाश देखना चाहते थे। पैसे और ताकत का खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। पप्पू ने रहमान को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तो पप्पू का ग्रुप जो था उसने सबसे पहला हमला जो है वो रहमान पर किया और ये जो अटैक था वो बुनियादी तौर पे कलाकोट के इलाके में रहमान पे किया गया और वो इस कदर शदीद था कि रहमान उसमें बच तो गया लेकिन रहमान को लियारी छोड़ना पड़ा।
और रहमान जैसा बंदा, रहमान बलोच, रहमान डकैत को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब चूँकि रहमान यहाँ से भाग गया, उसके ग्रुप के और जो कुछ लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, आपस में लड़ाई होती रहती थी, लेकिन इनके रिश्तेदार एक दूसरे का बहुत अच्छा और आसान टारगेट बनने लगे। तो उस सिलसिले में भी जो रहमान पे अटैक हुआ, तो रहमान ने उसका जब जवाबी वार किया तो उसके अंदर पप्पू के जो सबसे अच्छे करीबी रिश्तेदार थे, बलोच इत्तेहाद के रहनुमा थे, बड़ा नाम था अनवर भाईजान, वो अपनी जान से गए। कराची की एक नामवर हस्ती लियारी की थी अनवर भाईजान। अनवर भाईजान जो है वो अरशद पप्पू की बीवी का मामू था, सगा मामू। तो इस पर जो है वो रहमान ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो वो अरशद पप्पू को जो है वो ठेस पहुंचाना चाहता था, बदला लेना चाहता था। दूसरा अनवर भाईजान सरगर्म थे तो उन्हें हटाना चाहता था। तो इसने जो है वो उस वक्त अनवर भाईजान को मारा जब वो किसी जनाजे से वापस आ रहे हैं। रहमान डकैत और अरशद पप्पू की जो गैंग वॉर थी अब वो लियारी तक महदूद नहीं थी और लियारी से निकल कर कराची के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों, खुसूसन बलोच और सिंधी जो आबादियाँ थी, उनमें जो मंशात फरोश या गैंगस्टर थे वो भी एक्टिव थे। वो अब दो हिस्सों में बढ़ते जा रहे थे। कुछ लोग रहमान डकैत के साथ थे, कुछ लोग अरशद पप्पू के साथ थे। और अब ये लड़ाई लियारी से निकल के इस नौयत तक पहुंच चुकी थी कि जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये रहमान के साथ काम कर रहा है, पप्पू ग्रुप उस पर जाकर अटैक करता था। और अगर रहमान डकैत को इत्तला मिलती थी कि ये अरशद पप्पू के रिश्तेदार हैं या उसके गैंग के लोग हैं, वो चाहे फिर कराची में कहीं भी उनको टारगेट किया जाता था। कई जाने गंवाने के बाद पप्पू का गुस्सा अब आसमान से बातें कर रहा था। उसने फैसला कर लिया कि खून की कीमत खून से चुकाई जाएगी। वो रहमान के करीबी साथी के गिर्द घेरा तंग करने लगा और उसको रास्ते से हटाने का मंसूबा तैयार हो गया। फिर अरशद पप्पू हब में एक मुकाम पर जो सईदाबाद का इलाका है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर जाके जो रहमान डकैत का चच्चा था उसको इसने फ़ोन किया और फिर वहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग सुनाई कि मैं तेरे चच्चा को कत्ल कर रहा हूँ। उन पर पहले तशद्दुद किया, फिर रहमान को कॉल की गई और रहमान को बताया गया तुम्हारा चचा हमारे पास है, इससे बात करो। उससे बात कराई और उसके बाद उसको तशद्दुद किया, वो आवाज़ें रहमान को सुनाई गई। उसके बाद उसको गोली मारी गई, वो आवाज़ रहमान को सुनाई गई। उसे कहा कि मैं इसे मार रहा हूँ और मैं उसके बाद भी 1 घंटे तक यहाँ मौजूद हूँ। अगर तुम आ रहे हो तो मैं इसे मारने के बाद भी यहाँ मौजूद हूँ, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। और उसने लाइव उसे सुनाया जब उसने उसके चाचा को मारा और उसके बाद वाकई वो बैठा रहा 1 घंटे तक वहाँ। फिर उसके बाद रहमान डकैत यहाँ से फरार हो गया। उसने कहा ये अरशद पप्पू वाला जो ग्रुप है वो इंतहाई एक्टिव ग्रुप है। ये हमारी कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर ये वाकया ना होता तो शायद आने वाले बरसों में गैंग वॉर ही ना होती। अब पप्पू ने ऐसी दुश्मनी मोल ली थी जो आने वाले सालों में उसके गले पड़ने वाली थी। फैजू जो था वो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे भत्ते की कलेक्शन करता था और वो गैंग वॉर को देता था। अच्छा, वो पहले अरशद पप्पू के लिए काम करता था, पहले हाजी लालू वाले ग्रुप के लिए काम करता था, उसके लिए पैसे जमा करता था, उनको पैसे देता था। अच्छा, ये जो पैसा था ये इसकी कलेक्शन का स्टार्ट जो लिया था वो रहमान डकैत ने लिया था। उसने कहा जब लियारी में ट्रांसपोर्टर आते हैं, ये यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाते, तो हम इनसे पैसे क्यों ना लें। जब ये स्टार्ट हुआ, जब इनकी लड़ाई हो गई, तो फिर फैज़ मोहम्मद और फैज़ी को रहमान डकैत ने ये कहा कि जो है आप जो है मेरे साथ काम करें। अरशद पप्पू वालों ने प्रेशर दिया। तो फिर उसके बाद जाके जब इनकी लड़ाई हुई तो उसमें जो है जो फैज़ मोहम्मद और फैज़ू था उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। आपने ऊपर देखा ना कि बदले की ख्वाहिश किस तरह रहमान को जुर्म की दुनिया तक खींच लाई थी। मकतूल फैजू मामा का भी एक बेटा था, होनहार था, जुराइम से कोसों दूर था। वो तो लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय का काम कर रहा था। लेकिन तारीख ने फिर खुद को दोहराया। बाप के इंतकाम की आग ने उस लड़के को भी गैंग वॉर में घसीट लिया। एंट्री उसकी एक मामूली दरबारी की हैसियत से हुई, मगर फिर वो इस एम्पायर का बादशाह बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज़ैर बलोच की। जिस तरह लालू ने रहमान की ट्रेनिंग की थी ना, अब वैसे ही रहमान उज़ैर का उस्ताद बन गया। यहाँ ये चल रहा था तो दूसरी तरफ अरशद पप्पू लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। रहमान उसके सामने ना टिक सका और फरार हो गया, मगर पप्पू का गैंग मुस्तकिल उसके नेटवर्क को निशाना बना रहा था। शहर में रोज खून की होली खेली जाती, लेकिन आखिर इदारों को होश आया और फरवरी 2006 में पप्पू को लगाम डालने का फैसला हो गया। मैंने जब 2006 में अरशद पप्पू को गिरफ्तार किया
तो इस ऑपरेशन से पहले जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी उसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया जाता था कि कराची में जो गैंग वॉर है बेकाबू हो गई है और किसी तरीके से इसका ख़ात्मा किया जाए। मुझे अरशद पप्पू के लिए मुझे कहा गया कि आप इस पर काम करें, और जब मैंने उस पर काम शुरू किया तो मुझे एडवांटेज ये था, मेरी पोस्टिंग ज़्यादातर लियारी में रही थी, तो मेरा एक नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क था लियारी का। पप्पू तक पहुंचने से पहले मैंने उसके गैंग के बहुत सारे लोग पकड़े, एक एक करके उसे हम अरेस्ट करते गए। नौबत ये आई कि अरशद पप्पू को कराची छोड़कर बलूचिस्तान भागना पड़ा। जब मैं मेरे पास चूँकि इसके लिए पल पल की इसकी इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो मैंने इसके पीछे बलूचिस्तान में खुजदार और तुर्बत, गवादर, बहुत सी जगहों पे रेड किए। एक बार तो ऐसा हुआ कि खुजदार में जब इस पर हमने रेड किया तो इसके मेज़बान जो थे वो एक अलहदगी पसंद ग्रुप के लोग थे। जब हमने रेड किया तो वहाँ इनकाउंटर हो गया और उस फायरिंग का फ़ायदा उठाकर ये निकलने में कामयाब हो गया और दोबारा वापस कराची आ गया। अब मेरे पास इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे पता चल चुका था ये लियारी में किस जगह रह रहा है, और मुख्तलिफ़ जगहों से हम जब इस पर घेरा तंग करते करते हम फाइनली नयाबाद में एक जगह पे हमने रेड किया तो ये हमें वहाँ से मिल गया। ये था, इसके साथ इसका एक दोस्त था इमाम बख्श, और एक मुख्तसर सा एक इनकाउंटर हुआ जिसके बाद इसे हमने गिरफ़्तार कर लिया। कोई उसका क्लोज बंदा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इस कदर राब्ते में था कि उन्हें पप्पू के सोने का, जागने का, किस फ्लोर पर मौजूद है उसका, और कहाँ पर है और किस तरह के कपड़े पहने हुए ये तक मालूम होता था। अरशद पप्पू ने दौरान इंटरोगेशन ये भी इंकशाफ किया कि कराची में बहुत सी सियासी तंजीमें थी जो उसे अपने साथ शामिल करने के लिए उसे बड़ा ज़ोर दे रही थी। कराची का अंडरवर्ल्ड का डॉन था शुएब खान, उसने भी अरशद पप्पू से कई बार फ़ोन पर बात की और इसे ऑफ़र की और बीच के लोगों के ज़रिए भी रब्ता किया कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, पैसे भी कमाओगे, नाम भी, और मैं तुम्हें शेल्टर भी दूंगा। लेकिन पप्पू उस पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि शुएब खान के लिए मशहूर था कि वो एजेंसीज़ के लिए काम करता है, तो इसका कहना था कि मुझे पता था कि ये मुझे पकड़वा देगा। पप्पू की पकड़ाई से रहमान को फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई। वो एक बार फिर कराची लौटा और लियारी में अपना सिक्का बिठाने की कोशिश तेज कर दी। वैसे तो पप्पू का नेटवर्क तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जहां सियासी सरपरस्ती हो ना, वहां कुछ नामुमकिन नहीं रहता, और ये काम पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया। पॉलिटिकल सरपरस्ती में आप ये देखें ना कि एक टाइम था कि जब रहमान को पुलिस ढूंढ रही होती थी, गफ़ार ज़िक्री के लड़के उसकी प्लांटेशन कर रहे होते थे और छापे पड़ रहे होते थे, यही पुलिस, यही सीटीडी, यही लोग जो हैं वो रहमान के पीछे थे। और फिर जब मामला सही हुए, और ऐसी बहुत सी तस्वीर मौजूद हैं जिसमें रहमान जो है वो पीपल्स पार्टी की उस टाइम की क़यादत के साथ मुलाकातों में मौजूद होता था। तो फिर वही रहमान 18 अक्टूबर को जब बीबी की गाड़ी पे धमाका हुआ तो मुल्क की वज़ीर आज़म की को सिक्योरिटी के साथ बिलावल हाउस तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी इसी रहमान के पास थी। जब अरशद पप्पू गिरफ्तार हुआ तो लियारी में उसके बाद कोई सरबरा नहीं था अरशद पप्पू के बाद, क्योंकि अरशद पप्पू का ग्रुप बहुत एक्टिव था। फिर रहमान डकैत को वहां पर उतारा गया। जो अरशद पप्पू के लड़के थे वो रहमान के भी दोस्त थे। अरशद पप्पू मजबूत था, वो लड़के अरशद पप्पू की तरफ चले गए। फिर जब उन्होंने ये समझा कि जब हमारा कमांडर या हमारा लीडर ही गिरफ्तार हो गया, हम इसको किस तरह ऑपरेट करेंगे। नीचे के लड़का काम नहीं कर पा रहा था। जब रहमान आया उसने उनसे मीटिंग्स की, उनसे मुलाकातें की, उसने कहा कि अब मैं ये चलाता हूँ तो मेरी तरफ आ जाओ। ये ग्रुप्स जो है ना वो हमेशा काम करते हैं डे टू डे बेसिस कि आज इन्होंने देख लिया रहमान ताकत में है तो उसकी तरफ कुछ लोग हो गए, कल देखा कि पप्पू ताकत में है तो कुछ लोग उस तरफ हो गए, डाइवर्ट हो गए, परसों देखा कि उज़ैर का अब तूती बोल रहा है तो बहुत सारे लोग उस तरफ हो गए। वो कहते हैं ना, वक्त का भी एक सा नहीं रहता। जो पप्पू कराची पर राज करता था वो अब सलाखों के पीछे था और उसका तख्त दुश्मनों के पास था। फिर 2008 में इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी एक बार फिर इख्तिदार संभाल लेती है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी असेंबली में तो साथ होते हैं, मगर कराची की सड़कों पर एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देते हैं। यहाँ पीपल्स अमन कमेटी बनती है जिसका चेयरमैन रहमान को बनाया जाता है। ये लियारी में पीपीपी का अस्करी बाजू था जिसके जरिए वो एमक्यूएम को टफ टाइम देना चाहते थे। ये वो दौर था जब क्रिमिनल्स में खुलेआम असलहे के लाइसेंस बांटे गए और जैसा कि जुल्फिकार मिर्जा ने कहा
कोई हवाई फायरिंग करने के लिए थोड़ी बांटे थे। लियारी के गरीब नौजवानों के लिए ये बड़ा पुरकशिश सौदा था। रहमान की तरफ से इन्हें तनख्वाह, बंदूक और बाइक मिलती। यही नहीं, इन्हें 6 जेबों वाली कार्गो पैंट्स और चेक वाली शर्ट का यूनिफॉर्म भी दिया जाता। यूं वो एक एक करके गैंग माफिया का हिस्सा बनते चले गए। रहमान की गिरफ्त लियारी पर ऐसी मजबूत हुई कि पीपल्स पार्टी भी बौखला गई। काउंसलर से लेकर जिलाई नाजिम तक जो आता रहमान की मर्जी से आता। और वो वक्त भी आया कि बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार यहाँ बुरी तरह हारे और सारी सीटें रहमान की झोली में आ गई। जुर्म और सियासत की बसात पर रहमान और उज़ैर का होल्ड बढ़ता चला गया, मगर अब इसे कंट्रोल करना अशद ज़रूरी था। रियासत ने सियासत की बसात पर नई चाल चली। मुल्क के वसीतर मफाद में एक फैसला हुआ और जनवरी 2009 में खबर आई कि रहमान डकैत एक इंतहाई मुतनाज़िब पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा जा चुका है। वो इनकाउंटर कितना असली था, ये फैसला आप खुद कर लें। वैसे एक खौफनाक फेक इनकाउंटर की कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाने वाले हैं, देखना मत भूलिएगा। तो जनाब, अब अमन कमेटी ने उज़ैर बलोच को अपना चेयरमैन चुन लिया। उज़ैर पीपल्स पार्टी को हर तरह की क्रिमिनल सपोर्ट फराहम करता रहा। पार्टी का ख्याल था कि उज़ैर उनका बगल बच्चा बना रहेगा, मगर बहुत जल्द ये ख्याल भी गलत साबित हुआ। ये वो दौर था जब खुलेआम बाजारों में भत्ते की पर्चियां बांटी जाती, मुसाफिरों को बस से उतारकर जुबान की बुनियाद पर तशद्दुद करके मार दिया जाता। इसी दौरान शेरशाह मार्केट सानेहा हुआ जब दुकानदारों का कत्लेआम किया। फिर तो शहर में रोज 20-25 लाशें मिलना मामूल बन गया और एक वक्त ऐसा आया कि लवाहिकीन ने थाने में रिपोर्ट करना भी बंद कर दी। मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए, हमने कलाकोट थाने में एफआईआर कराई, लेकिन ये हमारी पुलिस ये कुछ नहीं करती। इस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी ने अमन कमेटी और उज़ैर बलोच को डिनाउंस किया और गैंग वॉर में 1000 अफराद के कत्ल के बाद लियारी में पुलिस ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। एक हफ्ते बाद कुछ हासिल किए बगैर ये ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि अरशद पप्पू कहाँ था और ऐसा क्या हुआ कि उसे अगले ही साल जमानत पर रिहा भी कर दिया गया, वो भी एक ऐसे वक्त जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी थी। कुछ लोग ये समझते हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि रहमान के मुकाबले में एक फ़ोर्स ज़रूरी थी जो उसको रेजिस्टेंस देती, चीज़ें देती। ये हमेशा से उसूल रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रहमान मर गया लेकिन अपने बाद एक पूरा ग्रुप छोड़ गया जिसको बेसिकली उज़ैर बलोच ने रन करना शुरू किया। बाकायदा उसको लॉन्च किया गया ताकि वो रेजिस्टेंस दे सके। ऐसे ही है, कुछ अफराद का फ़ैसला कह सकते हैं जो सिस्टम और मामला चला रहे होते हैं और वही फिर इन चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं। 2012 में जब वो जेल से निकलता है तो उस पर उस वक्त भी बहुत से केसेस थे जिसमें उसकी ज़मानतें हुई, कुछ केसेस में बरी हुआ, जबकि कुछ ऐसे केस थे जिसमें उसे सज़ाएं हुई, लेकिन आला अदालतों से वो बरी हो चुका था। और जब वो जेल से बाहर निकला है तो कोर्ट भी जाता था शुरू में, लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट जाना छोड़ दिया और खुफिया तौर पर उसने अपना जो नेटवर्क था दोबारा बनाना शुरू किया। तो जब ये बाहर आ जाते हैं तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन पे केस चल रहा था, इन 50 मुकदमात में इसको गिरफ्तार किया था और ये रिहा हो के आ गया। बआसानी ज़मानत मिलती है, बआसानी जो लोग हैं, जो यानी शाहिदीन हैं या जो मुद्दई हैं, वो आते ही नहीं अदालतों में, तो इनको रिलीफ मिल जाता है वहाँ से। रिहाई के बाद अरशद पप्पू अपनी बिखरे हुए गैंग को समेटने निकल पड़ा। उसने अपना नेटवर्क कई बार मुनज़्ज़म करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो शख्स जो एक वक्त में लियारी पर राज करता था, अब उसकी इलाके में एंट्री पर भी पाबंदी थी। ये वो दौर था जब अरशद पप्पू वापस आया और उसने लियारी में एंट्री आना शुरू की तो 2-3 इलाकों में फायरिंग होती थी। ये एंट्री मारने की कोशिश करता था, दूसरा ग्रुप फायरिंग करता था। तो इसको 2 से 3 दफ़ा जब इसने ट्राई की ना तो इसको आइडिया हो गया कि अब मैं लियारी में इन हो ही नहीं सकता। पीपल्स अमन कमेटी की जो पगड़ी पहनाई गई थी रहमान डकैत के मारे जाने के बाद, उज़ैर बलोच को पहने। जो रहमान डकैत का पूरा ग्रुप था वो उज़ैर की तरफ चले गया। उसको पता था कि लड़कों को क्या चाहिए, क्या सहूलियात चाहिए, और लड़कों ने भी देखा कि अरशद पप्पू अभी जेल से आया है, हम इसके साथ जुड़ जाएंगे, हमारा नुकसान ना हो जाए। लोगों को खौफ ये हुआ, जो नौजवान लड़के उससे जुड़े उनको ये खौफ था कि हम तो कल मारे जाएंगे अगर अरशद पप्पू के साथ जुड़ गए। जैसा कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पप्पू के राइवल्स को अपनी सरपरस्ती में लिया हुआ था। MQM लियारी में स्पेस खोती जा रही, इसीलिए फैसला हुआ कि अब पप्पू को सपोर्ट किया जाएगा। जब अरशद पप्पू लियारी में एंट्री नहीं मार सकता था तो उसको MQM ने सपोर्ट करना शुरू किया कि वो वहाँ का बच्चा है, वहाँ पर रहता है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा। MQM जो उज़ैर बलोच या रहमान वाले इस कंटिन्यूशन के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी या वोकल हो गई थी या बात कर रही थी या पप्पू को सपोर्ट कर रही थी, तो उसके पीछे ये हुब्बे अली नहीं था, उसके पीछे बग़ज़ माविया था। उर्दू बोलने वाले जो लड़के थे उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। और आप उस टाइम का रिकॉर्ड उठा के देखें,
कितनी लाशें लहरी नदी से मिली हैं, कितनी लाशें लख्ताबाद से मिली हैं, वो तमाम बच्चे थे जिन्हें शनाख्त करके मारा गया, उनके एड्रेसेस चेक करके उनको मारा गया। इंग्लिश में एक कहावत है, इन वर्ड्स ऑफ अदर्स द इनोसेंट फॉल। 16 दिन हो गए लापता है। घर से खाना खा के निकले थे काम के लिए, काम पे भी नहीं पहुंचे, कहीं भी नहीं रोजा खोल के। एक महीना जिसकी माँ के बच्चे नहीं है, वो 1 महीना कैसे गुजारा होगा उसने। बाहर निकला सड़क पर, बस उसको उठा लिया। कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ के अपने बच्चे, कोई बताओ तो सही। रोजाना बुला लेते हैं, यहाँ पर आओ वहाँ पर आओ, कहाँ जाए हम लोग, किसको बताए हम लोग। चंद लोगों की जंग ने पूरे शहर को आग में धकेल दिया था। मासूम लोग अगवा हो रहे थे, मारे जा रहे थे और इदारे बज़ाहिर बेबस दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान वो लम्हा आ गया जिसका उज़ैर बलोच को शिद्दत से इंतजार था। ये वो दौर था कि हर कोई मगरिब से पहले घर पहुंचने की कोशिश करता। उस रोज भी पूरा शहर सुनसान था, लेकिन डीएचए में एक फ्लैट के अंदर रोशनी रेड लाइट एरिया का मंजर पेश कर रही थी। जोरदार म्यूजिक ने पड़ोसियों को परेशान किया हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। पार्टी में हर कोई मदहोश था कि अचानक एक जोरदार आवाज के साथ चेहरा ढांपे कई अफराद फ्लैट के अंदर घुस गए। उज़ैर की पर्ची जाती थी, उज़ैर की पर्ची के ऊपर बंदा अपॉइंट होता था। कुछ लोगों ने लियारी में पोस्टिंग इस शर्त पे ली उज़ैर के कहने पे कि यार आप मेरे इलाके में बंदा मार के नहीं फेंकेंगे। तो फिर इन्हीं पुलिस अफसरान की मदद से उसने अरशद पप्पू को फ्लैट से उठवाया। एक डांस पार्टी थी, वहाँ वो आया हुआ था। पूरा फिल्मी सीन था। कुछ पुलिस अफसरान थे जो लियारी गैंग वॉर वाले वहाँ पोस्टिंग कराते थे लियारी में। एक मुखबर ने बताया कि डिफेंस में एक डांस पार्टी चल रही है, वहाँ पर अरशद पप्पू वाले, उसका भाई और एक फैसल पठान वहाँ पर मौजूद हैं। शेरा पठान मेरे ख्याल में उसका नाम था। पुलिस वालों के पास मुखबरी आई, पुलिस वालों ने उज़ैर बलोच से रब्ता किया। पुलिस बड़ी कशमकश में थी कि हमें गिरफ्तार करना चाहिए, हमें पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए। पैसे की रेल पेल शुरू हो गई। उन्होंने कहा जितने पैसे लगते हैं मुखबर को दो और हमें लोकेशन दिखाओ। रात में गैंग वॉर और पुलिस दोनों मिलकर डिफेंस के एक बंगले में गई, फ्लैट में जिसमें पार्टी चल रही थी, और वहाँ से अरशद पप्पू, उसके भाई को और एक शेरा पठान, इन तीनों को वहाँ से उठा के पुलिस मोबाइलों में लियारी के इलाके में आ गई है। ये जब लियारी के इलाके में आ गए तो उज़ैर ने बोला अब बता कि क्या अब तू मेरा क्या करेगा। उसने कहा मैं तुझे अभी भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब इस पीक की इन दोनों की लड़ाई थी। उसने कहा मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसने कहा बाहर तो मैं जाके दिखाऊंगा। उसको ये खुशफहमी थी कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करके आई है, इनके सामने पेश किया है, मुझे फिर FIR कटेगी मुझ पर, मैं जेल कस्टडी हो जाऊंगा, उसके पास ज़मानत हो जाएगी मेरी, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। सबसे पहले इन्होंने एक जो शेरा पठान था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको साइड किया। फिर ये यासिर अरफात पे आ गए। मतलब अरशद पप्पू के सामने ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब यासिर अरफात को मार दिया फिर इन्होंने बात की कि अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अपने पीक पे आ गया, एक लड़ाई शुरू हो गई दोनों के दरमियान। फिर लोगों ने अरशद पप्पू का वो हाल किया कि जब वो वीडियो सामने आई ना तो उसके बाद ये समझे कि तबाही और तहलका मच गया। पप्पू को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गलियों में घसीटा गया, उसके किए गए, उसका गया। कुछ लोग बताते हैं कि फुटबॉल खेली गई और फिर उसके दिया गया और उस राख को जो है वो नाली में बहा दिया गया। आज तक इसीलिए अरशद पप्पू की लाश नहीं मिली। गैंग वॉर ने आपस की लड़ाई में मतलब लोगों को शुरू कर दिया, लोगों के जो से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो फिर लियारी का मैं ये समझता हूँ उसका कत्ल के बाद जवाल शुरू हुआ। 22 मार्च 2013 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पप्पू कत्ल केस का सुओ मोटो नोटिस लिया। सवाल किया कि सिंध पुलिस और रेंजर्स कराची में क्या कर रही हैं। 2 साल बाद भरी अदालत में कांस्टेबल्स ने पुलिस अफसरों के खिलाफ गवाही देना थी। जब वो कटहरे में आए तो अपने बयान से साफ मुकर गए। जजेस भी हैरान रह गए। फिर एक और पेशी हुई। उम्मीद थी कि अब तो फैसला हो ही जाएगा। अरशद पप्पू की बीवी और बेटे का इंतजार होता रहा, मगर न जाने उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। वो फिर कभी दिखाई ना दिए। सवाल यह है कि उज़ैर और उसके साथी जब सलाखों के पीछे थे तो ये सब काम कौन कर रहा था। एक बंदा अगर चला भी गया अंदर तो उसके पीछे लोग मौजूद हैं। उनके लिए किसी को मैनेज करना, रोकना, पुलिस कहाँ तक प्रोटेक्शन देगी। मैं तो फिर वही बात करूँगा जो मैंने पहले की थी
कि पुलिस जिन किरदारों को ढूंढ रही होती थी वो हमसे एक फ़ोन पर बात करके हमसे मुलाकात के लिए राज़ी होते थे। आप ये नहीं समझे कि उज़ैर बलोच ने उनको अगवा करा लिया था, उनको अदालत में पेश होने से रोक दिया। मैं ये समझता हूँ उनकी फैमिली ने फैसला किया कि हम अदालतों में भी पेश नहीं होते। अब जो जो इस केस से जुड़ा था वो एक एक करके गोली का निशाना बनता गया। SHO लियारी चांद खान न्याजी ने पप्पू को उज़ैर के हवाले किया था ना, वो गिरफ्तार हुआ और 2 साल बाद जैसे ही जमानत पर छूटा नामालूम अफराद के हाथों मारा गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे SHO जावेद बलोच को फायरिंग करके इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो इस केस में सुल्तानी गवाह बनने जा रहा था। उज़ैर बलोच पर दुबई से गिरफ्तारी के बाद एक GIT भी बनी जिसमें उसने 198 कत्ल का एतराफ़ किया। दुबई से लेकर कराची तक भारी बैंक बैलेंस, जायदाद और गाड़ियों का इंकिशाफ हुआ, लेकिन इन रिपोर्ट से ना आज तक किसी का कुछ बिगड़ा है, ना आइंदा कभी बिगड़ेगा, ना सज़ा हुई है, ना कभी होने वाली है। लेकिन एक सवाल हमेशा अपनी जगह रहेगा। एक ऐसा इलाका जिसने अब्दुल सत्तार ईदी और गोल्ड मेडलिस्ट हुसैन शाह जैसे लोग पैदा किए, वहाँ शेरू, दादुल, पप्पू, उज़ैर, रहमान, लाडला ऐसे मौत के सौदागर कैसे पैदा होने लगे? वही तो है जो इस खेल को जारी रखे हुए है और शायद फिर किसी मौके की तलाश में है। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लियारी में लड़ाई चलेगी।